पेंसिल कहाँ गया? पेंसिल। वही तो उधर। हाँ, वही तो पेन पेन यहाँ पेन है। हम्म। देखने। लगता है तुम लोग आज नहीं खा पाऊंगी। तो एक काम करो, आज पढ़ते पढ़ते खाओ। नेटफ्लिक्स। पढ़ा, मेरा पढ़ाना ही नेटफ्लिक्स है। नहीं सर। हाँ, जाओ। खुद। हाँ। होटल मार दे। सूरज थोड़ी है। जाओ ना, हमसे क्या पूछ रहे? हम जिस दिन मार दिए ना। आप लोग बोल रहे थे ना सीएफएस करने के लिए। करने ऐसे किया जाता है। क्या सीएफए और सीएस मिला के सीएफएस बनाए हो क्या? सीएफए। पहले तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। पासपोर्ट है? चल। 3,000 लग गया, मेरा भी नहीं है पासपोर्ट। हम्म। ले ली। उसके बाद उसके बाद का हम तुमको भेजते हैं बाद में सब, ठीक है। और नहीं पढ़ाए किए अगर उसका, फिर तो तुम देखना। अच्छा, वही तो बोले थे, संजय सराफ ही कराता है उसका। अच्छा। जूता? यहाँ हम लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लगाएंगे और सिर्फ जूता मारेंगे तुमको हम। हाँ। एक साल का सैलरी। बोल दिए तुम और हम सुन लिए और ये बात यही खत्म हो गया। हम्म। ये जल्दी पढ़ो यार, हमको यहाँ गर्मी लग रहा है। एसी यहाँ का खराब हो गया है। वैसे नहीं। इसमें बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं है। मेरे को बैंकिंग इंश्योरेंस का पीडीएफ भेजिए ना। अच्छा है। है। किसको देखा? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। वो बात कर रहे हैं पर ये ना शरीर तक वो दोनों बाद में है। इसको खाने दो यार, खा रही है। हम थे इधर। मेरा तीसरा आंख थोड़ी है, वहां से यहाँ देखेंगे। चलो, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे बैंक इंडिया में डेवलप हुआ, बैंकिंग। जाओ, जल्दी जल्दी आओ तुम लोग। तुम लोग क्या बैक बेंचर वाला काम कर रहे हो? हाँ, तो अभी भी क्यों बात कर रहे हो?
संसद में हो जाएगा। बक गया। कौन है? रहा भी होगा, चला भी होगा। है एक जन, मारेंगे ना। जल्दी पढ़ो जल्दी। सुनो, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग। हिस्ट्री में आते हैं पहले। चलो आज हिस्ट्री भी पढ़ेंगे थोड़ा। सब सिर्फ साइंस। एक सेकंड है। किस में पढ़े थे ये तुम, सिक्स सेम में? हाँ यार, अभी तो पढ़ा है। इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि एक पॉइंट के लिए हमको लगता है कि हम गलत है। तुम्हारा फर्स्ट क्लास है ना आज? कैसे? हाँ तो हम अपना ही बोलेंगे ना। कैसा बात कर रहे हो? हाँ। हाँ। डिसाइड कर लो। 6 महीना इधर और 6 महीना 8 सेमेस्टर। इस M6 का रिजल्ट कब आएगा? वाह, मजा आएगा। तो उल्टी हो जाएगा क्या? चलो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। नहीं, अभी नहीं, लेकिन बाद में किसी और दिन रीड। मेरे को चालू तो करने दो। Banking in India forms the base for economic development of the country. Major changes in the banking system and management have been seen over the years with the advancement in technology considering the needs of people. ठीक है, तो 3 फेज में है बैंकिंग, और ऑब्वियस सा बात है बैंकिंग के वजह से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंट्री का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो फेज 1 जो है वो अर्ली फेज है, वो आपका इंडिपेंडेंस के पहले से ही था। ठीक है, तो वो स्टार्ट कब हुआ था? 1772। कब तक था फर्स्ट फेज बैंकिंग का? 1969। फिर नेशनलाइजेशन फेज आया, मतलब आफ्टर भी मतलब हाँ इंडिपेंडेंस जो हुआ फिर उसके बाद चेंजेस आएगा, ऑब्वियस सा बात है। वो 1969 से 1991 तक था। ठीक है, फिर फेज 3 है लिबरलाइजेशन एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो 1991 में स्टार्ट हुआ था, फिर वो कंटिन्यू होता रहा टू फ्लरिश टिल डेट। ठीक है, गिवन बिलो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो था ये, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में 3 तरीके का है, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली देखो, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, मतलब लाइक एक बार रीड कर लेना, बस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा, बैंकिंग, अब हाँ, अब हम लोग जो एक एक करके पढ़ेंगे समझेंगे वो आपका इंपॉर्टेंट, जैसे प्री इंडिपेंडेंस एरिया में क्या क्या था, उस टाइम पे बैंकिंग में क्या क्या सेक्टर्स में क्या क्या आता था, वो सारा चीज जो एक एक करके इन डिटेल जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, established in 1770, located in then इंडिया कैपिटल। उस टाइम पे इंडिया का कैपिटल क्या था? कैलकाटा। ठीक है, तो वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहीं का था। ठीक है, हाउएवर दिस बैंक फेल्ड टू वर्क, और इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो सीज हो गया कब? 1832 में। ये पहले का ही बात हो रहा है जब ब्रिटिश के रूल में थे हम लोग। ठीक है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओवर 600 बैंक्स हैड बीन रजिस्टर्ड इन द कंट्री, बट ओनली अ फ्यू मैनेज्ड टू survive. Following the path of Bank of Hindustan, various other banks were established in India. क्या क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अर्थ कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड आल्सो एस्टैब्लिश्ड 3 बैंक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी किया था वो, ईस्ट इंडिया कंपनी पता है? ठीक है, 3 बैंक वो एस्टैब्लिश किया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, और इसको प्रेसिडेंशियल बैंक बोला जाता था। और पता है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जो कि
आज भी ये तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, उस टाइम भी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिटी ही होता था, मतलब स्टेट। फिर these three banks were later merged into one single bank, उसको बोलते हैं, कब हुआ था वो 1921 में, और जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कैलकटा एंड बैंक ऑफ बंगाल, सॉरी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिला के मर्ज करके 1921 में उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर नेशनलाइज्ड इन 1955, जिसको अब हम लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज करेंटली द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, हाँ या ना? ठीक है, तो एसबीआई सबसे लार्जेस्ट है गवर्नमेंट बैंक में। ठीक है, और ये इंपीरियल बैंक ही था जो ये ट्रांसलेट हुआ फिर ये इसमें। ठीक है, सो गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ अदर बैंक्स विच वर एस्टैब्लिश्ड प्री इंडिपेंडेंस। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सोचो ये सारे बैंक जो हैं आपके प्री इंडिपेंडेंस के, मतलब इंडिपेंडेंट होने के पहले से है, अभी भी है, ये एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, सबका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट गिवन है यहाँ पे। If we talk of the reasons as to why many major banks failed to survive during the pre-independence period, क्या क्या था, किस किस रीजंस के वजह से, मतलब यहाँ पे मेजर बैंक जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया। पहला, इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन, लैक ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, पहले इतना मशीन्स टेक्नोलॉजी नहीं था, और बैंकिंग विदाउट मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, ह्यूमन एरर भी होता था, और अब देखो जब टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन नहीं है, तो इंसान काम कर रहा है ना, इंसान काम कर रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। सोचो अभी हम लोग का पासबुक प्रिंट जो है वो ऑलरेडी इसमें आ जाता है, स्टेटमेंट फोन में आ जाता है ना, पहले जाके पासबुक प्रिंट करवाना पड़ता था, तो सोचो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग, और पासबुक प्रिंट करवाना वो नेसेसरी, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो सही, क्योंकि हम लोग के पास स्टेटमेंट होना चाहिए ना, तो हर एक 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 बुक में एक, मतलब एक पहले जाके लाइन लगाओ, तो फिर जाके पासबुक दो, फिर वो प्रिंट होता था, फिर वो आता था, फिर हफ्ता हफ्ता भर जा जाके सब लाइन लगा लगा के पासबुक प्रिंट करवाता था। ठीक है, फिर बहुत कम फैसिलिटी था, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं था, तो ये सब कारण क्या हुआ, बैंकिंग जो है उस टाइम पे बहुत सारे बैंक्स नहीं सरवाइव कर पाते थे। ठीक है, तो ये था प्री इंडिपेंडेंस, है ना। अब आएंगे हम लोग post independence. At the time when India got independence, all the major banks of the country were led privately, which was cause of concern as the people belonging to rural areas were still dependent on money lenders for financial assistance. अभी भी होता है, काफी लोग हैं अभी भी बहुत बैकवर्ड एरिया में जो मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, ब्याज पे जिन लोग पैसा देते हैं ना, हाँ, तो उन लोग से, तो वो उन लोग एकदम सही नहीं होते, बिकॉज अगर तुम नहीं चुका पाए या फिर कोई कोई कारण, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट ज्यादा होता है और तुरंत जमीन ले लेगा, तुरंत, तो सोचो जो एक ओनली सोर्स ऑफ इनकम है वो चला जाता है फार्मर्स का। ठीक है, तो स्पेशली फार्मर लोग ही लेता था। सो विथ एन एम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि सारा प्राइवेट बैंक्स था और प्राइवेट बैंक्स रूरल एरिया में नहीं था, तो ये प्रॉब्लम होता था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या डिसाइड किया, टू नेशनलाइज द बैंक्स। दीज बैंक्स वर नेशनलाइज्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जहां पे आरबीआई को भी नेशनलाइज किया गया in 1949. Following its the formation, following it was the formation of the State Bank of India in 1955. और भी 14 बैंक्स थे जो नेशनलाइज हुए थे between the time duration of 1969 to 1991. These were the banks whose national deposits were more than 50 crores. Given below is the list of 14 banks जिसको नेशनलाइज किया गया था। ऊपर में जो ऑलरेडी बैंक का नाम पड़े थे वो सब भी रहेगा इसमें। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एंड यूको बैंक। ठीक है, in the year 1980, another 6 banks were nationalized, taking the number to 20. Andhra Bank, Corporation Bank, New Bank of India, Oriental Bank of Punjab and Sindh Bank, Vijay Bank. Apart from above 20 और बहुत 7 सब्सिडियरीज हैं एसबीआई के। ठीक है, वो 19 वो भी नेशनल, देखो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये सारे जगह जगह का जहां जहां का है 7 सब्सिडियरीज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो भी नेशनलाइज हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब चेंज इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बंद करो तो यार थोड़ा कुछ भी चालू हो,
बहुत ज्यादा। तुम लोग को तो वो हवा जा रहा है, मेरे को तो वो भी नहीं आ रहा है। हाँ। हाँ। चालू होगा वो। हाँ। हम्म। कुछ भी कर लो वैसे ही चलेगा। क्या पता क्या हुआ है। चेंजेस इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा सॉरी। क्या क्या चेंज आया था? क्या? स्विंग। वो स्विंग होगा, सबको लगेगा। हाँ, कुछ भी करके सॉरी। बोलने लगे तो ऐसे बोल ले। ए, ये वाला कोई मीम था ना? ये नहीं याद है तुम लोग को? हमको याद है क्योंकि ये मीम। मेरी बहन नहीं बोलती थी, बोलने लगी ना, ऐसे ही कुछ था ना। तुम्हारे बोलने का वेट है। अच्छा, कल। कल छुट्टी है। वाह। हाँ। 3 लगातार क्लास तुम लोग। हम भी छुट्टी ले लेंगे कल। हम कॉर्नर में हैं अभी। तो हम भी छुट्टी लेंगे कल रथ पूजा का। मार देंगे अब आप। वो देख, कल ही से नहीं आएगा, तुम देख लो। नहीं है पक्का। तुम लोग को पता, अच्छा तुम लोग इसके पहले का क्लास नहीं की ना, इन लोग क्या बोल रहे समझ नहीं है ना। हाँ। पहाड़ तो है नहीं इधर। मध्य प्रदेश का केस है वो। चलो अब 4 में आओ, सही में यार तुम लोग को ऐसे ही लगातार पढ़ाना चाहिए ताकि शांति बना रहे। हैं?
बोल दी बोल दी। बजरंगी भाईजान में लास्ट में मुन्नी नहीं बोलती है। चुप हो जाओ तुम लोग अब यार। चेंजेस इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। नहीं नहीं, कोई फोन तो नहीं चला रहा है। फोन चला नहीं रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, वो कैसे ठीक कर रहे हैं हम। हाँ। ठीक है, तो बच्चा आता था कम से कम 100 120 बच्चा आता था पूरा क्लास में। अब अकेले थे। और सब चुप रहता था। हाल नहीं थे, इसमें दंगा हुआ। जानते हैं, एक बार और, हाँ। तो वैसा हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ। ऐसा, हाँ। कभी नहीं। हाँ। तो बोलता था कभी तो बच्चा। अभी तो फिर भी चलो वो चीज चला गया है। नहीं, 120 बच्चा संभालना, समझ रहे हम तो चले ही गए जाते घर ही। हम तुम भी लोग को नहीं संभाल पाते हैं। सही में 120। हाँ। हाँ भाई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट regulated and supervised commercial banks to ensure stability and protect depositor। देखो क्या क्या एक्ट आया और उससे क्या क्या चेंजेस आया वो लिखा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, ठीक है। और वो क्या चीज बोला, रेगुलेट एंड सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर। मतलब कोई होना चाहिए जो क्या करेगा, जो कमर्शियल बैंक के एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा और रेगुलेट करेगा, ठीक है। फिर 1955 में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक, तीन बैंक को मिला के एक बैंक बनाया गया था, ठीक है, एसबीआई फॉर्म हुआ था। फिर एसबीआई का सब्सिडरी बैंक 1951, सेवन सब्सिडरीज ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फेज जो है वो 14 मेजर कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। फिर 1975 में रीजनल रूरल बैंक लाया गया था, ये पढ़ रहे होगे तुम लोग, आरआरबीज, ठीक है। ये मेनली किसके लिए था, रूरल एरियाज को क्रेडिट देने के लिए, ठीक है। ये सारे बैंक, रीजनल रूरल बैंक कहाँ आता है, विलेज एरिया, बैकवर्ड एरियाज में, वहां पे ये सारे बैंक सेटअप होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ, 6 more कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर। फिर नारासिमम कमिटी, ये पढ़े थे तुम लोग, ये था क्लास 11 में भी और कोई सेमेस्टर में भी था। हाँ था ना ये कमिटी में से जो चेंजेस ले इन लोग, ये क्या बोलते हैं, ये इको में भी रहा होगा, इंडियन इकोनॉमिक्स में, है ना। कि ये कमिटी जो लेकर आया गया था कोई रिफॉर्म्स लाने के लिए, जो चेंजेस वगैरह, रिकमेंडेड लिबरलाइजेशन, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल, स्ट्रेंथन दी बैंकिंग रेगुलेशन। फिर एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इन 1993-94, बहुत सारे नए नए प्राइवेट बैंक्स आ गए थे, जो अब जाके और भी हो गया है। अब जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब है ना जो। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, सीबीसीएस 2004 से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चालू हुआ आज तक नहीं रुका है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, फिर उसके बाद एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब चालू हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर नेफ्ट का क्या था ना, क्या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हाँ है ना। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आया,
जिसमें यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जीरो बैलेंस वाला बैंक अकाउंट खोला था, कि मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बैंक अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। एसबीआई में पहले 2000 था ना, अभी कितना है? हो गया, जीरो बैलेंस भी है। तो जो मिनिमम, मतलब दो तीन होता है ना, हजार, पहले लेकिन 2000 था क्या? नहीं, प्राइवेट में नहीं है, कोई कोई आईसीआईसीआई एचडीएफसी ये सब में जीरो बैलेंस नहीं है। एसबीआई में तो है, वो तो पता ही है, गवर्नमेंट बैंक में ऑलमोस्ट सब में है जीरो बैलेंस, प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में अगर तुम्हारा 10,000 के नीचे मेंटेनेंस गया, जैसे कि आईसीआईसी का 10,000 है, तो नेगेटिव जाने लगता है बैलेंस। हाँ, एचडीएफसी का भी, अब एचडीएफसी का बढ़ गया। पहले 10 था, जब हम खुलवाए थे तब 10 ही था, तो मेरा 10 ही मेंटेन होता है, लेकिन अब शायद अभी कुछ हुआ है, चेंज आया था बीच में, बहुत तगड़ा बढ़ा दिया था। वो नहीं जाती, उसकी दीदी जाती है। हाँ, मतलब उसकी दीदी आके उसको डेली ये बताएगी ना कि बैंक में क्या हो रहा है। फिर यूनिफाई यूपीआई आया 2016 में, ठीक है, वो तो पता ही है। 2017 में बैंक, मतलब सेपरेट पब्लिक सेक्टर्स बैंक वर मर्ज टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। की हाइलाइट्स देखो, स्ट्रेंथन, अब ये सब जो चेंजेस आया ना, उसके वजह से क्या हुआ, ये क्या किया, रेगुलेशन सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और एक्सपैंड किया, रूरल बैंकिंग बढ़ा, ग्रोथ हुआ बाय द रीजनल रूरल बैंक, लिबरलाइजेशन हुआ एंड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक आफ्टर 1991, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब पता है, मतलब उन लोगों को भी इंक्लूड करना फाइनेंशियली जिन लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी, क्योंकि देखो ये जो जन धन योजना था, उसके पहले काफी लोग का बैंक अकाउंट नहीं था, काफी लोगों का। अब क्यों हो गया है, क्योंकि आप खुद देखो, जो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है वो ऑनलाइन आता है, कितना कुछ अब जो ऑनलाइन हो गया। तो पहले जब अकाउंट नहीं था तो वो सारे बेनिफिट्स लोग नहीं उठा पाते थे। अब ये जो जीरो बैलेंस और डिजिटल इंडिया के ऊपर फोकस हुआ है, वो यही सब कारण से हुआ है, और बैंकिंग में बहुत ज्यादा, इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना भी अब टफ हो गया है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इतना ज्यादा, पहले बैंकिंग सेक्टर उतना टफ नहीं था, बैंकिंग का जॉब के लिए लोग रोते थे कि हमको मिल जाए पोस्ट, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता था। अब बहुत प्रेशर होता है, अब बैंकिंग प्राइवेट के बराबर हो गया है, मतलब आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो या बैंकिंग का, मतलब बैंक में, दोनों एक ही जैसा खटाता है, एकदम ज्यादा ओवर। हम्म। पूरा बोलने के बाद पूछ रहे हो क्या? क्लर्क। अब देखो, आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था, और आरबीआई के बारे में ऑलरेडी तुम लोग सेंट्रल बैंक का फंक्शन वगैरह पढ़े थे। अच्छा, ये तो तुम लोग के ये आईएफएस में बैंकिंग वाला चैप्टर जो था पूरा, उसमें था ही। अच्छा, एस्टैब्लिश कब हुआ था आरबीआई? 1 अप्रैल 1935, established under RBI Act 1934, recommendations based on the recommendation of Hilton Young Commission, Royal Commission of Indian Currency and Finance 1926, ओरिजिनल हेडक्वार्टर कोलकाता। यहाँ पे आरबीआई का जो बैंक है ना, यहाँ कभी उसमें जाना, उसका लिफ्ट हॉस्पिटल के भी लिफ्ट से बड़ा है, सही में, बहुत बड़ा लिफ्ट है आरबीआई। क्या क्या? बड़ा बड़ा जो होता है, तुम सेंट्रल बैंक में कैसे बैंक अकाउंट? सर्च करो एक बार, हमको भी ये नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट का बैंक का अकाउंट रहता है आरबीआई के पास। हाँ, तो उसको वही, उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि कोई कहीं से किसी को कुछ नहीं मिला तो वो उसके पास जाएगा, क्योंकि वो उसके पास, मेरे को नहीं लगता, पॉसिबल ही नहीं है। बैंक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक होता है आरबीआई, और मतलब कमर्शियल बैंक जो है उसका बैंक होता है, इसीलिए उसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। और वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी, मतलब अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो लास्ट में कमर्शियल बैंक भी या फिर गवर्नमेंट किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास, क्योंकि जितना भी हम लोग का फॉरेन डिपॉजिट्स और ये सब चीज होता है, सब आरबीआई के थ्रू ही तो रहता है। क्या?
इसमें रिसर्च करना है। अडानी भी नहीं इलॉन मस्क आरबीआई में आएगा ना अकाउंट खोलने, उसके पास और कोई काम नहीं है। नेशनलाइजेशन, अच्छा, हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया मुंबई में इन 1937, यहाँ पे भी है लेकिन आरबीआई का वो बड़ा वाला ब्रांच। फिर नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 व्हेन आरबीआई बिकेम होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही हम लोग जो पढ़े ना ऊपर, नेशनलाइज किया गया। ठीक है। फिर ओनरशिप, ओनरशिप किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा चीज, इशू करेंसी नोट्स कौन इशू करता है हम लोग को? आरबीआई। टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री, और वो स्टेबिलिटी वो बहुत सारे तरीके से करता है, बहुत सारा उसका ऑपरेशन हम लोग सब पढ़े थे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, वो सब। फिर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, सब पढ़ेंगे वापस से, फिर रहेगा आगे। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना, टू एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। promote economic growth and financial stability and to ensure adequate credit flow to the different sectors of the economy। इंपॉर्टेंस क्या है? ये सेंट्रल बैंक है, ये कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। इसको, इसके ऊपर है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में होगा या नहीं होगा। अगर इसको रोकना है तो ये रोक भी सकता है पैसा, अगर इसको बहुत ज्यादा देना है तो वो दे भी सकता है। मतलब सप्लाई का बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई, तुम लोग पढ़े हो गए मॉनेटरी में। ठीक है। फिर it manages India's currency and credit system, and it plays a key role in maintaining the financial stability and supporting the economic development। Significance क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखें तो? ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में, टू ब्रिंग इट अंडर द गवर्नमेंट ओनरशिप, प्लेड अ मेजर रोल इन दी, देखो नेशनलाइज का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के ओनरशिप में आ जाना, तभी तो रूरल में वो गया होगा। मेन क्यों नेशनलाइजेशन चालू किया गया था बैंकिंग का? क्योंकि रूरल एरिया तक नहीं पहुंच पा रहा था बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। So played a major role in planning economic development, supported bank nationalization and expansion of rural banking, strengthened the financial regulation and monetary policy, promoted financial inclusion through initiatives such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, and led the development of modern digital payment system जिसमें यूपीआई भी है। It continues to play a vital role in maintaining India's financial stability and supporting the sustainable economic growth। Clear? अब देखो, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ शॉर्ट शॉर्ट में पढ़े थे, वही ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। पूरा वही चीज है। तो फिर उसके बाद फंक्शन है आरबीआई का, क्या सेम? सेम नहीं, थोड़ा सा तुम लोग को बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना उसमें। अब फंक्शन में आरबीआई का फंक्शन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ो, मतलब सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या? एक बैंकर का बैंक हुआ, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। 4-5 पॉइंट तो तुम लोग, इशूइंग ऑफ करेंसी नोट, 4 पॉइंट तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है। देख लो, अब मॉनेटरी फंक्शन इन लोग अलग करके दिए, मॉनेटरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, 5 पेज का तो हमको लग रही होगा, प्रमोशनल फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन, चारों ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। नहीं, स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, फंक्शंस पूछेगा, तुम ऐसे ओवरऑल भी लिख सकते हो मार्क्स के हिसाब से। जरूरी नहीं है मेंशन भी करना कि ये डेवलपमेंटल फंक्शन है। हाँ, अब तुम ऊपर नहीं मेंशन करो तो आंसर में पैराग्राफ में एक लाइन में तो लिख ही सकते हो ना, इट इज द डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब आंसर उससे और क्रिएटिव हो जाएगा। समझ आया? मतलब अगर ऊपर हेडिंग नहीं दे रहे हो डेवलपमेंटल फंक्शन, तो अगर सिर्फ कोई एक पॉइंट उठा के लिखे तो उसमें लिख देना ये चीज कि ये डेवलपमेंटल फंक्शन है या सुपरवाइजरी फंक्शन है, वैसे हाईलाइट किया करो। थ्योरी में हमेशा पॉइंट्स को हाईलाइट किया करो। आरबीआई, आरबीआई नेक्स्ट डे से ही करेंगे फिर, हाँ, क्योंकि आरबीआई चालू करेंगे तो वो बहुत बड़ा है वो। ठीक है। यही सुनने के लिए तुम लोग पूरा देरी में वेट करते हैं ना, कब मैम बोले खत्म। हाँ, गुड। हम गाली ही नहीं देते, सही में नहीं देते, आता है, देते नहीं है। मेरी मन भी मेरे देते। नहीं नहीं। बापू जी मारता है।